अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन व्लॉग। आर यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अल आबिद रिएक्शन। मैं हूं आबिद हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल आबिद रिएक्शन। मैं पाकिस्तान से हूं और मैं जो है इस चैनल को रिएक्शन वीडियोस बनाता हूं। तो आज जिस जो ना, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हम टाइटैनिक की जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री एक देखने वाले हैं। ध्रुव राठी जो कि इंडिया के एक मशहूर यूट्यूबर हैं, उनकी जो है ना चैनल से ये जो ना वीडियो है, मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक, हाउ द वर्ल्ड ऑफ द ग्रेटेस्ट शिप डिसअपेयरमेंट ध्रुव राठी इन हिंदी और उर्दू ज़बान में ये जो ना वो बताई गई है। तो देखते हैं कि ये जो ना क्या तफसीलात है इसके बारे में। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो वीडियो लंबी होने वाली है, इसमें पूरी जो है ना कंप्लीट जो है ना डिटेल दी गई है। तो बिना टाइम वेस्ट करने वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सब से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हियर वी गो। यस, नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। जहाज साउथहैम्पटन न्यूयॉर्क जा रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी 269 मीटर 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है इसे बनाने के लिए दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशंस किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगे। स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहां पर आइस मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग्स, जो खतरा हैं इस जहाज के लिए। ये वार्निंग्स को इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को क्यों नहीं काम कर 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया। बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है, लुकआउट पॉइंट कह सकते हो। यहाँ पर किसी को बिठाकर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नजर रखते रहे, कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही है। जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी, ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रोज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, चिल्लाकर कहता है सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner.
Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that to sink. It sank very quickly. ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं। लेंथ में ये 200 बाय 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन। आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक का जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के पास हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का? इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सामने का ये वाला एरिया होता है। बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं, और उसके नीचे जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है इसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ सटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए। आप शायद सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है? अपने फ्रिज में रखी बर्फ को इस्तेमाल करोगे तो हाँ, वो उससे मेटल नहीं कटेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना होता है। अब कहने के लिए तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी मेटल की बनी गाड़ी जाकर पेड़ से टकराकर पूरा चकनाचूर हो सकती है। तो सिमिलरली क्योंकि इस आइसबर्ग का वजन इतना था, क्योंकि ये इतना बड़ा था, इसने इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस इम्पैक्ट की वजह से। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज़ को देखकर। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के दो मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 लेयर्स लगी हैं यहाँ। अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की मेन बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी के भर गए तो भी जहाज तैरते रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इम्पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ, तो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं था। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके थे, उनमें पानी भर चुका था। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट्स का पानी से भरने का मतलब था कि इस जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद है, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा, इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए, शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बोर्ड करने की। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज़्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, कोई चिंता करने की बात ही नहीं। आखिर जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वो तो बार बार यही कहे जा रही थी, तो हाँ हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीज़न से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया।
जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है, और जब पैसेंजर्स को ये रियलाइजेशन हुई तो ज़बरदस्त केओस हो गया और पैनिक में लोग इधर उधर भीड़ में भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज़्यादा भर चुका था जहाज़ के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि जहाज़ का जो आगे वाला हिस्सा था, जो वो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का, वो पानी के बाहर आ गया। जो प्रोपेलर्स थे वो पानी के बाहर आ गए पीछे से। जब जहाज़ का टिल्ट इतना ज़्यादा हुआ तो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी जहाज़ पर। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिस पर अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज़ में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज़ में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस केओस के बीच कुछ लोगों ने कोशिश करी थी लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज़ में ही रुके रहे। The end was chaotic. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज़ को पानी के अंदर डूबने। जो 1500 लोग जहाज़ पर मौजूद थे वो या तो जहाज़ के साथ पानी में डूब गए, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे थे और जहाज़ के साथ डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गोली चलाकर अपने। RMS कार्पेथिया जहाज़ जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था, वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30-4 बजे के बीच, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज़ पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट्स में लोग निकल गए थे जहाज़ से, करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज़ सक्सेसफुली बचा लेता। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशंस कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक्ड रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि उस रात एक और जहाज़ मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज़ का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग्स हैं यहाँ। उसके बाद करीब 11:15 पर रात के कैलिफोर्नियन जहाज़ में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज़ रात के लिए रुक गया था, वो समुद्र में आगे नहीं चलना चाह रहा था। खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज़ को रात के लिए रोक रखा था, रेडियो टर्न ऑफ था। यही रीज़न था कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज़ से। लेकिन ये जहाज़ एक्चुअली में टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स डेक पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वो होराइजन पर इस कैलिफोर्नियन जहाज़ को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाने लग रहे थे तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा भी था कि वो देखो एक जहाज़ दूर दिखने लग रहा है, वो जल्द ही हमें बचाने पहुंच जाएगा, तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज़ तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज़ पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था उस जहाज़ से निकलते हुए टाइटैनिक से। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज़ पर, उन्होंने कहा ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे हों। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता, टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से। ये वहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज़ पानी में फ्लोट करती हुई दिखती है। दोनों इंक्वायरीज जो करी गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में, वो कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डालती है। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ इन एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलतियां थी। लाइफ बोट्स वाला, जैसे मैंने बताया, सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज़ बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज़ तो कभी डूब नहीं सकता, हमें यहाँ पर लाइफ बोट्स की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज़, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली में जाकर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी।
ये सोचकर कि इस जहाज़ पे क्या ज़रूरत है, ये तो अनसिंकेबल जहाज़ है। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, तो जो ऑफिसर डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज़ को एक्चुअली में लेफ्ट साइड की ओर टर्न कर लो। लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचिंस ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज़ को राइट की तरफ मोड़ दी। ये उल्टी डायरेक्शन थी, ये आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज की तब तक बहुत लेट हो चुका। ब्रिटिश इंक्वायरी ने ये भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग्स दी गई थी कि आइसबर्ग है इस जगह पे, आराम से चलो, ध्यान रख कर चलो, लेकिन फिर भी ये फुल स्पीड पर आगे बढ़े जा रहा था। ये भी एक ऐसा पॉइंट क्यों है। था? क्यों कैप्टन ने यहाँ पर स्पीड को धीरे नहीं किया? इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती हैं। एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रूस, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन के, जो जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखें। कंपनी की तरफ से यहाँ पर ज़बरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज़ को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना है, ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम ये दिखा सकें कि जहाज़ टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि सबसे तेज़ जहाज़ भी है। एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल को दोपहर को 2 बजे, जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि देखो आइस वार्निंग है, इसलिए हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया, अपने पॉकेट में रख दिया, ताकि लोगों को ना पता चले, क्रू मेंबर्स को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जहाज़ की स्पीड स्लो हो। इस एक डिज़ास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नई रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए जिससे कि ऐसे डिज़ास्टर्स फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया, जिससे कि आने वाली शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके जो आइसबर्ग्स उनके पास में आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLAS एक ट्रीटी साइन करी गई जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप्स को लेकर, जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई कि जितने भी जहाज़ हैं उन पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए। टाइटैनिक की जो रैकेज थी, जब टाइटैनिक जहाज़ डूबा, इस जहाज़ को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज़्यादा का समय लग गया। ये सिर्फ सितंबर 1985 में ही था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेट और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर, इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के, ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी, इन्वायरमेंट ने इसे धीरे धीरे इरोड कर दिया। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये शिप पूरी तरीके से गायब हो जाएगी पानी के अंदर। लेकिन आज के दिन 110 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो लोगों के मन में अभी भी जारी है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लीफ पाल्मर ने प्लान किया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे, एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज़ का एक कॉपी कैट जहाज़, लाइफ साइज मॉडल। इन्होंने ये भी कहा कि वो सेम रूट पर चलेगा और उस जहाज़ के अंदर एक एक चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाई जाएंगी जैसी उस ओरिजिनल जहाज़ में हुआ करती। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिलेज के बाद 2022 में भी ये खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाएगा उस टाइटैनिक जहाज़ का तो उसमें कोई टेलीविजन, कोई वाईफाई नहीं होगा और कोई एक्चुअली में उसे यूज़ नहीं करना चाहेगा। तो हो सकता है ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज़ अपने बनने से पहले ही डूब गया। वीडियो पसंद आया तो बर्मुडा ट्रायंगल वाला वीडियो ज़रूर जाकर देखना, और एक और वीडियो जो मैं रेकमेंड करूँगा आपको वो है MH370 वाला वीडियो। हायरेक को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो हो चुकी है खत्म। बहुत ये थी बहुत ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। मैं थोड़ी सी बात आधे मिनट की जो है ना बात करता हूँ इसके ऊपर। जो है ना इसमें जो है बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे कि वो जो है ना जो दूसरा इस जहाज़ के करीब जो दूसरा जहाज़ था उसने अपना जो है ना रेडियो सिग्नल वाला, जिसके ऊपर सिग्नल टाइटैनिक के कैप्टन ने भेजे थे, वो रेडियो ऑफ होने की वजह से वो भी एक गलती थी। कैप्टन की भी गलती थी, उसने स्पीड कम क्यों नहीं की। तो बहुत सी ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से जो है ना। और एक और बात, जब उनको बताया गया था कि आपने लेफ्ट टर्न करना है तो उन्होंने जहाज़ के जो है ना कैप्टन ने उन्होंने राइट टर्न किया, हालांकि जिस तरफ जो है ना अगेंस्ट उसने जाना चाहिए था उसने जहाज़ का रुख खुद आइसबर्ग की तरफ कर दिया। तो ये भी बहुत सी जो है ना वो थी, तो जिसकी वजह से ये इतना जो है ना नुकसान हुआ। तो और जो है ना लाइफ बोट्स भी जो है ना इनमें बहुत सी कम रखी गई थी। तो
जिसकी वजह से इंसान जो है ना सिर्फ 705 लोग ही बच सके थे। 2200 के करीब जो है ना लोगों में से सिर्फ 700 के करीब 705 जो लोग हैं ना बच सके थे। तो कैसे लगे आज की वीडियो? तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा, मत भूलिएगा। तो और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल के तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।